हेलो स्टूडेंट्स। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम संचयन भाग 1 हिंदी द्वितीय भाषा कक्षा 9 पूरक पाठ्य पुस्तक। तो वेलकम सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक हार्दिक स्वागत। तो सबसे पहले हमारा क्लास 9th हिंदी संचयन चैप्टर 1 गिल्लू। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे गिल्लू के विषय में, जो कि लिखा गया है महादेवी वर्मा के द्वारा। महादेवी वर्मा ने इस चैप्टर को लिखा है। अब हम देखते हैं आखिर इस चैप्टर में क्या है। तो बच्चों सबसे पहले हम पढ़ेंगे सारांश, गिल्लू पाठ का सारांश, समरी। गिल्लू पाठ का सारांश क्लास 9 चैप्टर 1 संचयन हिंदी क्लास 9। तो ये आपके सामने है। इस पाठ में लेखिका महादेवी वर्मा एक छोटे चंचल जीव गिलहरी के प्रति प्रेम झलकता है। उन्होंने इस पाठ में उसके विभिन्न क्रियाकलापों, लेखिका के प्रति उसके प्रेम से अवगत कराया है। उन्होंने गिलहरी जैसे लघु जीव के जीवन का बड़ा अच्छे ढंग से चित्रण किया है। तो आइए जानते हैं उन्होंने किस प्रकार से गिलहरी अर्थात उस जीव के बारे में बताया है। एक दिन क्या होता है, एक दिन लेखिका की नज़र बरामदे में गिलहरी के एक छोटे से बच्चे पर पड़ी और लेखिका ने देखा कि बरामदे में एक गिलहरी का छोटा सा बच्चा है, जो शायद क्या हुआ था, जो घोंसले से नीचे गिर गया था, जिससे 2 कौवे मिलकर अपना शिकार बनाने की तैयारी में थे। और वहीं पर 2 कौवे थे जो कि उसको क्या करना चाह रहे थे, उस गिलहरी के बच्चे को लेकर अपना शिकार बनाना चाह रहे थे। लेखिका जो कि महादेवी वर्मा जी गिलहरी के बच्चे को उठाकर अपने रूम में ले आई। अब लेखिका ने क्या किया, उस गिलहरी के बच्चे को उठाया और अपने कमरे में ले आई। कौवे की चोट से घायल बच्चे पर मरहम पट्टी किया। अब जो कौवे ने जो उस पर छोटी सी थोड़ा बहुत चोट से उसको चोट लगाई थी, तो उन्होंने क्या किया, उस महादेवी वर्मा ने उसको उठाया और अपने कमरे में लेकर आई और चोट से घायल बच्चे की मरहम पट्टी किया। कई घंटे के उपचार के बाद मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। अर्थात बहुत देर तक जब उसने उस पर उपचार किया, उसका इलाज किया, तो कुछ देर बाद में एक बूंद पानी टपकाया, अर्थात उसने उस पानी को पिया। तीसरे दिन वह इतना अच्छा हो गया कि लेखिका की उंगली अपने पंजों से पकड़ने लगा। लेखिका ने उसका उपचार किया और उसका क्या किया, तीसरे दिन में तो वह इतना अच्छा हो गया कि लेखिका की उंगली पकड़कर अगर पंजे से उसकी उंगली को पकड़ लिया करता था। 3-4 महीने बाद चिकने रोए, झब्बेदार पूंछ, चंचल चमकती आंखें सभी को आश्चर्य में डालने लगी। लेखिका ने उसका नाम गिल्लू रखा। लेखिका ने उसका नाम क्या रखा, गिल्लू जी। लेखिका ने फूल रखने की एक हल्की सी डलिया में रुई बिछाकर तार से खिड़की पर लटका दिया। अब लेखिका ने क्या किया, एक फूल रखने की एक हल्की सी डलिया ली, उसमें रुई बिछाई और तार से खिड़की पर उसे लटका दिया। 2 साल तक गिल्लू घर रहा था, अर्थात वह जो गिलहरी का बच्चा था वो 2 साल तक लेखिका के पास रहा था। गिल्लू ने लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए वह लेखिका के पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता, अर्थात वो छोटे छोटे बच्चों की तरह हरकतें करता था और फिर उसी तेजी से उतरता। वह दौड़ लगाने का काम तब तक करता जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए नहीं उठती। वह अपनी चमकीली आंखों से लेखिका के क्रियाकलाप को भी देखा करता। भूख लगने पर लेखिका को चिक चिक करना शुरू कर देता, अर्थात चिक चिक करना अर्थात वह आवाज़ करना शुरू कर देता था लेखिका को, अर्थात जैसे कि वो बता रहे कि उसको भूख लग रही है। गिल्लू के जीवन में पहला बसंत आया। अन्य गिलहरियां खिड़की के जाली के पास आकर चिक चिक करने लगी, अर्थात और भी जो जब उनका बसंत आया था गिलहरियों का, तो और भी जो गिलहरी के बच्चे थे, गिलहरियां थी, सभी उसके पास आने लगे उनकी खिड़की के पास में। गिल्लू भी जाली के पास जाकर बैठा करता। इसे देखकर लेखिका ने जाली के एक कोने को खोलकर गिल्लू को मुक्त कर दिया। अब उन्होंने सोचा, जो लेखिका महादेवी वर्मा जो थी
उन्होंने सोचा कि भाई अभी ये जो गिलहरी का बच्चा है इसको क्यों ना मुक्त किया जाए, इनको इनके साथियों के साथ छोड़ देना चाहिए, आखिर वो कब तक उसका देखभाल करेगी। उसने एक कोने को खोला और उसको मुक्त कर दिया। लेखिका के कमरे के बाहर जाने पर गिल्लू भी जाली से बाहर चला जाता। जब लेखिका कमरे से बाहर जाती तो गिल्लू भी उनके साथ चला जाता। वह दिन भर अन्य गिलहरियों के साथ उछलता कूदता, शाम होते ही झूले में वापस आ जाता। अर्थात गिल्लू भी एक छोटे बच्चे की तरह करने लगा। जब लेखिका बाहर जाती तो गिल्लू भी बाहर जाता, और जब वह खेल के उछल के कूद के लेखिका के साथ अंदर आ जाता। लेखिका के खाने के कमरे में पहुंचते ही गिल्लू भी वहां पहुंच जाता, थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी मुश्किल से लेखिका ने उसे थाली के पास बैठना सिखाया। अर्थात जब भी लेखिका खाना खाने के लिए बैठती तो गिल्लू भी उनके पास बैठता। वैसे उनको बहुत ज़्यादा प्रेम था महादेवी वर्मा जी को जीव जंतुओं से। उनके पास बहुत सारे जीव जंतु थे, लेकिन ये गिल्लू एक अनोखा जीव था जो कि लेखिका जब खाना खाती थी तो वो उसके पास बैठता था। अब लेखिका ने उसको बैठना सिखाया। वही बैठकर चावल का एक एक दाना सफाई से खाता। लेखिका के पास बैठकर वो खाना खाता, एक एक करके चावल देती उनको और वो एक एक करके चावल खाता। गिल्लू का प्रिय खाद्य पदार्थ था काजू। अर्थात गिल्लू क्या खाया करता था? गिल्लू काजू खाया करता था। कई दिन काजू नहीं मिलने पर अन्य खाने की चीज़ें लेना बंद कर देता और झूले से नीचे फेंक देता। अर्थात जब उसको काजू नहीं मिलते थे तो वो क्या करता था, वो बाकी की चीज़ें भी खाना बंद कर देता। और जब भी लेखिका उसको और दूसरी चीज़ें देती तो वो झूले से उन्हें गिरा देता। उसी बीच लेखिका मोटर दुर्घटना में आहत हो गया। अब एक दिन क्या होता है, लेखिका महादेवी वर्मा का एक दिन एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है, जिससे उन्हें कुछ दिन अस्पताल में रुकना पड़ा। किसको? जी, महादेवी वर्मा जी को। अब लेखिका कुछ दिन अस्पताल रुकी। उन दिनों में गिल्लू ने अपना प्रिय पदार्थ अर्थात भोजन काजू लेना काफ़ी कर दिया था। अर्थात उसने वो भी बंद कर दिया था, उसने वो भी नहीं खाया। लेखिका के घर लौटने पर तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे पंजों से लेखिका सर और बालों को हौले हौले सहलाता, एक सेविका की भूमिका निभाता। अर्थात जब लेखिका अस्पताल में थी तो गिल्लू क्या किया करता, जब वो और भी जो उनके दोस्त वगैरह जब वो उनके पास में रखा करते काजू जो महादेवी वर्मा के मिलने वाले, तब भी गिल्लू ने वो काजू नहीं खाए। लेकिन जब लेखिका घर में आई तो उनको पास बैठता, अपने पंजों से उसके बालों को सहलाता। गर्मियों में वह लेखिका के पास रखी सुराही पर लेट जाता, और जब गर्मी होती तो वहीं पर एक सुराही पर वहाँ लेट जाता और लेखिका के समीप अर्थात पास में रहने के साथ ठंडक में भी रहता क्योंकि वो सुराही के पास है और लेखिका के पास भी रहता। चूँकि गिलहरियों की उम्र 2 वर्ष से अधिक नहीं होती है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो गिलहरियों की जो उम्र होती है वो 2 साल से ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए उसके जीवन का भी अंत आ गया। दिन भर उसने कुछ नहीं खाया पिया। रात में वह झूले से उतरकर लेखिका के बिस्तर पर आया, ठंडे पंजों से उंगली पकड़कर चिपक गया। लेखिका ने हीटर जलाकर उसे ऊष्मा देने का प्रयास व्यर्थ रहा। सुबह की पहली किरण के साथ अब क्या होता है बच्चों, जैसा कि आपको पता है गिलहरी का जो जीवन होता है वो 2 वर्ष से अधिक नहीं होता है, इसीलिए उसके जीवन का भी ऐसा लग रहा था कि अंत आ गया था। दिन भर उसने कुछ भी नहीं खाया था। झूले से उतरकर लेखिका के बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से उंगली पकड़कर वो चिपक गया। लेखिका ने देखा कि ये तो बहुत ज़्यादा एकदम ठंडा हुआ पड़ा है, तो लेखिका महादेवी वर्मा ने हीटर जलाकर उसे ऊष्मा देने का प्रयास किया, लेकिन प्रयास व्यर्थ रहा। अर्थात सुबह की पहली किरण के साथ सदा के लिए सो गया कौन? गिल्लू। अब क्या हुआ, जो गिल्लू सदा के लिए सो गया, अर्थात वो शांत हो गया था। लेखिका ने सोनजूई की लता के नीचे उसे समाधि दी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लेखिका ने गिल्लू को समाधि कहाँ दी थी। लेखिका ने गिल्लू को समाधि सोनजूई की लता के नीचे उसको समाधि दी थी। सोनजूई में एक पीली कली को देखकर लेखिका को गिल्लू की याद आ गई। अब जब उसने सोनजूई पर एक कली खिली
उस कली को देखकर गिल्लू की याद आ गई। किसको? लेखिका को। जी, तो आइए अब करते हैं प्रश्न उत्तर, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर। तो बच्चों सबसे पहला प्रश्न है हमारा, सौन जूही में लगी कली को देख लेखिका के मन में कौन से विचार ऊपर उमड़ने लगे? जब लेखिका ने सौन जूही के पेड़ पर, सौन जूही में एक पीली कली को लगा हुआ देखा तो लेखिका के मन में आखिर कौन से विचार आए? तो आइए करते हैं प्रश्न का उत्तर। ये लीजिए, तो उत्तर है इसका, सौन जूही में लगी कली को देखकर लेखिका के मन में यह विचार आया कि गिल्लू सौन जूही के पास ही मिट्टी में दबाया गया था। लेखिका ने सोचा कि गिल्लू को सौन जूही के पास में, वहीं पर जो मिट्टी है वहीं पर उसे दबाया गया है, इसीलिए अब वह मिट्टी में विलीन हो गया है, अर्थात लुप्त हो गया है, छुप गया है, और उसे चौंकाने के लिए सौन जूही के पीले फूल के रूप में फूट आया होगा। अर्थात उसने सोचा, हमारी जो महादेवी वर्मा जी थी उन्होंने सोचा कि उसने गिल्लू को सौन जूही की लता के इर्द गिर्द ही उसको दबाया था। उसने सोचा कि वही एक पीली कली के रूप में फूट कर आया है। तो ये हमारा प्रश्न का उत्तर। आइए करते हैं हम प्रश्न नंबर 2। पाठ के आधार पर कौए को एक साथ समाधारित और अनाधारित प्राणी क्यों कहा गया है? जो कौआ होता है बच्चों, आप जानते हैं कौआ क्या है, ठीक? जो काक होता है, जो कौआ होता है, आखिर उसको समाधारित और अनाधारित क्यों कहा गया है? हिंदू संस्कृति में ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में हमारे पूर्वज हमसे कुछ पाने के लिए कौए के रूप में हमारे सामने आते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी हिंदी संस्कृति जैसे पितृपक्ष जब होता है तो पितृपक्ष में हमारे पूर्वज हमसे कुछ पाने के लिए कौए के रूप में हमारे सामने आते हैं। इसके अलावा कौआ हमारे दूरस्थ रिश्तेदारों की आगमन की भी सूचना देता है। अब देखिए, पितृपक्ष में जब आते हैं हमारे बुजुर्ग लोग तो कुछ पाने के लिए तो क्या होता है, वो कौए के रूप में आते हैं। और इसके अलावा कौए हमारे दूरस्थ, जो दूर रह रहे रिश्तेदारों का आगमन की भी सूचना देते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, जब कभी छत पर जब कौआ बोलता है तो कई बार हमारे घर में कहते हैं आज शायद कोई ना कोई आने वाला है, इसलिए हमारी छत पर कौआ बोल रहा है, जिससे उसे आदर मिलता है ना, उसको आदर भी मिलता है। दूसरी ओर कौए की कर्कश भरी काँव काँव को हम अवमानना के रूप में प्रयुक्त करते हैं, अर्थात उसकी जो कर्कश ध्वनि होती है उसको ध्वनि को कोई भी पसंद नहीं करता है, तो यहाँ उसको अनादर किया है उसका, इससे वह तिरस्कार का पात्र बनता है। इस प्रकार एक साथ आदर अनादर पाने के कारण कौए को समाधारित और अनाधारित कहा गया है। तो बच्चों ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 2। आइए करते हैं प्रश्न नंबर 3। गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार किस प्रकार किया गया? गिलहरी का जो घायल बच्चा था, जो बच्चा घायल हो गया था कौए की चोट से, उसका उपचार महादेवी वर्मा ने किस प्रकार किया था? तो बच्चों आपको पता है, जैसे कि हमने सारांश में भी पढ़ा है, महादेवी वर्मा ने गिलहरी के बच्चे का उपचार बड़े ध्यान से ममता पूर्वक किया था, अर्थात बहुत ही हृदय से उसका इलाज किया। पहले उसे कमरे में लाया गया, महादेवी वर्मा पहले उसे कमरे में लेके आई थी। उसका खून पहुंचकर घावों पर पेनिसिलिन नामक दवाई होती है, मरहम होता है, वो लगाई। उसे रुई की बत्ती से दूध पिलाने की कोशिश की और उसने दूध की बत्ती बनाकर रुई की दूध में भिगोकर उसको पिलाने की कोशिश की, परंतु दूध की बूंदें मुंह के बाहर लुढ़क रही थी, अर्थात वो दूध की बूंद जो रुई का जो फोआ होता है, बत्ती होती है, उससे भी वो नहीं पी पा रहा था, अर्थात वो इतना घायल हो चुका था। कुछ समय बाद मुंह में पानी टपकाया गया और थोड़ी सी देर बाद कुछ मुंह में पानी टपकाया गया। इस प्रकार उसका बहुत कोमलता के साथ उसका उपचार किया गया था। किसने किया था उसका उपचार? जी हाँ, महादेवी वर्मा, जो इस पाठ की लेखिका है। आइए करते हैं प्रश्न नंबर 4। लेखिका को ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था? जो गिल्लू था, जो गिलहरी का छोटा सा बच्चा था, आखिर वो क्या करता था लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए? आप देखते होंगे जो छोटे बच्चे होते हैं वो उन बड़ों का ध्यान आकर्षित करने के लिए वो कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करते हैं कि उनसे बात करे, उनसे कोई पूछे। तो इसी प्रकार जो गिल्लू था, गिल्लू आखिर क्या किया करता था अपनी लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए?
तो लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू नंबर 1, उसके पैर आकर सर पर्दे से चढ़ जाता, पहले उसके पैर तक आता और फट से पर्दे पे चढ़ जाता और उसी तेजी से उतरता। जिस तेजी से वो चढ़ता था उसी तेजी से वो उतर जाता था। वह ऐसा तब तक करता था जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए उठ न जाती, अर्थात उसकी जो प्रतिक्रिया थी वो ऐसे ही रहती जब तक कि वो उठ नहीं जाती थी उसे लेने के लिए। दूसरा, भूख लगने पर वह चिक चिक की आवाज़ करके लेखिका का ध्यान खींचता था। जब उसको भूख लगती थी, जब गिल्लू को भूख लगती थी तो वो लेखिका अपनी ध्वनि में क्या करता था, चिक चिक करके आवाज़ करता था, जिससे कि लेखिका का ध्यान भंग हो और उसकी तरफ ध्यान जाए। आइए करते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5, गिल्लू को मुक्त करने की आवश्यकता क्यों समझी गई और उसके लिए लेखिका ने क्या उपाय किया। अर्थात गिल्लू को मुक्त करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों ऐसा सोचा गया कि गिल्लू को मुक्त कर देना चाहिए लेखिका ने, और उसके लिए क्या उपाय किया। उत्तर, महादेवी ने देखा कि गिल्लू अपने हिसाब से जवान हो गया है, उसका पहला वसंत आ चुका है। खिड़की के बाहर कुछ गिलहरियां भी आकर चिक चिक करने लगी थी। गिल्लू उनकी तरफ प्यार से देखता रहता था, इसीलिए महादेवी ने समझ लिया कि अब उसे गिलहरियों के बीच स्वच्छंद विहार के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। ठीक, अर्थात महादेवी वर्मा ने सोचा कि ये जो गिल्लू है, गिल्लू अब जवान हो चुका है, अब उसका वसंत भी आ चुका है, और बसंत आने के साथ साथ खिड़की के बाहर और भी जो गिलहरियाँ उसके मित्र थे वो उससे मिलने आने लगे थे, चिक चिक की आवाज़ें करते थे। गिल्लू उनकी तरफ बड़े प्यार से देखता रहता था, इसीलिए महादेवी वर्मा ने सोचा कि क्यों ना अब गिलहरियों के बीच में गिल्लू को एक स्वच्छंद विहार के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। ठीक, तो आइए करते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6, गिल्लू के किन अर्थों में परिचारिका की भूमिका निभा रहा था। गिल्लू किन अर्थों में परिचारिका की भूमिका निभा रहा था। बच्चों, परिचारिका किसे कहा जाता है, परिचारिका कहा जाता है सेवक को। ठीक, जो सेविका होती है या सेवक होता है। तो लेखिका एक मोटर दुर्घटना में आहत हो चुकी थी। जो लेखिका थी उनकी मोटर दुर्घटना में क्या हो गया था, आहत हो गई थी, अर्थात घायल हो गई थी। अस्वस्थता की दशा में उसे कुछ समय बिस्तर पर रहना पड़ा था, अर्थात बीमारी की हालत में जब वो स्वस्थ नहीं थी कुछ समय उन्हें बिस्तर पर रहना पड़ा। लेखिका की ऐसी हालत देखकर गिल्लू परिचारिका की तरह उसके सिरहाने तकिए पर बैठा रहता, अपने नन्हे नन्हे पंजों से उसके लेखिका के सिर और बालों को सहलाता, मानो वह कोई परिचारिका हो। अर्थात जब लेखिका की मोटर दुर्घटना में आहत हो गई थी, वो घायल हो गई थी, तो अस्वस्थता अर्थात बीमारी की दशा में वो जब बिस्तर पर जब वो रहना पड़ा था उसको, तो लेखिका की ऐसी हालत देखकर गिल्लू हमेशा परिचारिका की तरह उसके सराहने पर तकिए पर बैठा रहता और नन्हे नन्हे पंजों से उसके सिर और बालों को इस तरह से सहलाता, मानो कोई सेविका, जैसे कोई सेवक उसका ध्यान रख रहा हो। आइए करते हैं प्रश्न नंबर 7। गिल्लू की किन चेष्टाओं से ये आभास मिलने लगा था कि अब उसका अंत समीप आ गया है। समीप मतलब होता है पास में। गिल्लू की किन चेष्टाओं से लगा कि अब उसका अंत समय पास आ चुका है। तो गिल्लू की निम्नलिखित चेष्टाओं से महादेवी वर्मा को लगा कि अब उसका अंत समीप आ चुका है। तो नंबर 1, उसे दिन भर उसने कुछ भी नहीं खाया था, तो लेखिका को लगा तो शायद क्या ये इसका अंत अब आ चुका है। दूसरा, फिर रात को अपना झूला छोड़कर महादेवी के बिस्तर पर आ गया, उनकी उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया। तब लेखिका ने आभास किया, अर्थात लेखिका को लगा कि शायद अब ऐसा लग रहा है कि गिल्लू का अंत समय समीप आ चुका है। आइए करते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रभात की प्रथम किरण स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जगाने के लिए सो गया। आशय स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, इसका हमें आशय स्पष्ट करना है। प्रभात की प्रथम किरण, प्रभात मतलब होता है सुबह, सुबह की पहली किरण होने से पहले प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी जीवन में जागने के लिए सो गया। अर्थात अब इसका आशय स्पष्ट करना है हमको। आइए करते हैं उत्तर।
आशय, इन पंक्तियों का आशय ये है कि गिल्लू का अंत समय निकट आ गया था, उसके पंजे ठंडे हो गए थे, उसने लेखिका की उंगली को पकड़ रखा था, उसने उष्णता देने के लिए हीटर चलाया। उष्णता मतलब होता है गर्मी, गर्मी देने के लिए हीटर चलाया। रात तो जैसे तैसे बीती, परंतु सवेरा होते ही गिल्लू के जीवन का अंत हो गया। अर्थात आशय, इन पंक्तियों से आशय यही है कि गिल्लू का जब अंत समय आ गया था तो उसके पंजे ठंडे हो गए थे, लेखिका की उंगली को उसने पकड़ रखा था। लेखिका को लगा कि इसकी उंगली बहुत ठंडी हो रही है तो क्यों ना इसको गर्मी दी जानी चाहिए, तो लेखिका ने उसको उष्णता देने के लिए हीटर को चलाया। रात तो जैसे तैसे बीत गई, परंतु सवेरा होते ही गिल्लू के जीवन का अंत हो गया। तो ये है हमारा प्रश्न नंबर 8 का उत्तर। तो बच्चों आइए करते हैं प्रश्न नंबर 9। सौंजोई की लता के नीचे बनी गिल्लू की समाधि से लेखिका के मन में किस विश्वास का जन्म होता है? सौंजोई की लता जिसके नीचे, जिस लता के नीचे, लता माने होता है बेल, जिस बेल के नीचे गिल्लू को महादेवी वर्मा ने दफनाया था, अर्थात उसे समाधि दी थी। तो सौंजोई की लता के नीचे बनी गिल्लू की समाधि से लेखिका के मन में किस विश्वास का जन्म होता है? तो बच्चों कौन सा विश्वास था ऐसा जो कि महादेवी वर्मा के मन में जन्म हुआ था? तो सौंजोई की लता के नीचे गिल्लू की समाधि बनी थी। जैसे कि आप सभी को पता है, हमने सारांश में भी पढ़ा है और चैप्टर में भी पढ़ा है कि जो सौंजोई की लता थी उसी के नीचे महादेवी वर्मा ने उसकी समाधि को बनाया था। इससे लेखिका के मन में यह विश्वास जम गया कि एक ना एक दिन यह गिल्लू इसी सौंजोई की बेल पर पीले चटक फूल के रूप में जन्म लेगा। तो लेखिका को ये विश्वास हो गया था कि जिस सौंजोई की लता के नीचे गिल्लू को दफनाया गया है तो एक ना एक दिन इस सौंजोई की बेल पर पीले, अर्थात डार्क पीले, चटक रंग, एकदम गहरे पीले फूल के रूप में वो जन्म जरूर लेगा, अवश्य लेगा। तो इस प्रकार हमारी जो महादेवी वर्मा थी उनको ये विश्वास हो गया था। ठीक, तो आई थिंक, मुझे आशा आप सभी को बच्चों ये चैप्टर बहुत पसंद आया होगा। गिल्लू महादेवी वर्मा, इसका सारांश भी आप करेंगे और शब्दार्थ भी आप करेंगे, और शब्दार्थ के शब्दार्थ आपको आपकी पुस्तक में मिल जाएंगे, और शब्दार्थ के साथ में आपको पाठ का सारांश और प्रश्नों के उत्तर 1 से लेकर 9 तक आपको उत्तर पुस्तिका में करना है। तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को, अपने सहपाठियों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद। Can anybody out there hear me? Hear me?